हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इस सीरीज़ में आप लोगों को 9th क्लास की मैथमेटिक्स बहुत ही आसान वे से सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी ये सीरीज़ आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपका ये जो कोर्स है 9th क्लास का बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि जो पहले मेथड थे वो बहुत ही टफ मेथड है, लेकिन मैं आप लोगों को ईजी मेथड से पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले जो है कुछ बेसिक इसकी डेफिनेशंस है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वो क्लियर होगी तो ही आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको वो मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का नेम जो है मैट्रिक्स है। और इसकी अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो जाए तो उसे मैट्रिसेस कहा जाता है, क्योंकि 9th क्लास में तो वैसे ही मैट्रिक्स लिखा हुआ है, लेकिन जो है यही चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर में है, वहाँ पर मैट्रिसेस का नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स क्या चीज़ है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोग देखें कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को उर्दू में कॉलम कहते हैं और इसकी डेफिनेशन जो है, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास जो हकीकी नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, इसी तरह ये माइनस में भी होते हैं, तो अगर उनको हम थोड़ा सा अरेंज करें, तरतीब देकर उसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें या बंद कर दें, तो एक शक्ल बनती है। उस शक्ल को हम नाम दे देते हैं कॉलम का, या फिर इंग्लिश में उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो the array of numbers enclosed in square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारे पास है उसमें बंद करेंगे कुछ नंबर्स को तरतीब देके। ये जो है एरे ऑफ नंबर्स, इसे तरतीब देके जो है नंबर्स को हमने क्लोज करना है किसी एक स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो हम इसको नाम देंगे मैट्रिक्स का। दोबारा देख लें, हमारे पास द एरे ऑफ नंबर्स, मतलब एरे का मतलब होता है तरतीब देकर। ठीक है, द एरे ऑफ नंबर्स को हमने तरतीब देना है और इन क्लोज करना है इन स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट हमें पता है किस तरह की होती है। एक हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट होती है, ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट जो है, और थर्ड नंबर पर हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती है कुछ इस फॉर्म की। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर्स जो होते हैं उनको इनक्लोज करना है। नंबर्स हमारे पास जो है 0 1 2 3, ठीक है, ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, अप टू सो ऑन। इन नंबर्स को आपने तरतीब दे के एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो हमारे पास इस तरह की शक्ल बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर -1 2 4 3 लिख लेता हूँ माइनस के। तो मैंने कुछ अरेंजमेंट बनाई है, तरतीब दी है नंबर्स को और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये जो हमारे पास शक्ल बनी है इसको जो है नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का, या फिर इसे कॉलम कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी, लेकिन ये अल्फ़ाबेट जो यूज़ करना है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो लेटर्स, वो कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। ये नहीं कि आप स्मॉल लेटर से कभी भी इसको जो है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कभी नहीं किया जा सकता। कोई भी स्मॉल लेटर आप मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स के लिए हमेशा जो है कैपिटल लेटर ही यूज़ होगा, वो चाहे ए बी सी कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी, मैट्रिक्स की। दोबारा बता देता हूँ एक मरतबा, द एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आपने कुछ नंबर्स को तरतीब देना है और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो वो जो शक्ल होगी वो हमारा कॉलम कहलाएगी या मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह इसकी जो उर्दू में डेफिनेशन है कॉलम की, हकीकी अदाद को तरतीब देकर बड़ी ब्रैकेट में लिख देने से जो शक्ल हासिल होती है उसको हम कॉलम का नाम देते हैं। ठीक है, या फिर उसे कॉलम कहते हैं। तो ये हमारे पास उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी अगली जो है डेफिनेशन पर। अगली डेफिनेशन क्या है? अगली डेफिनेशन हमारे पास एक है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स नहीं बल्कि रो की डेफिनेशन है। रो क्या होता है हमारे पास,
और एक चीज जो हमारे पास है कॉलम की, ठीक है। अगला होता है हमारे पास कॉलम। दो चीजें, एक है हमारे पास रोज और दूसरा है कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो इसकी पहले सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूं कि वो हमारे पास क्या है। कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें ए बी और सी डी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बी मैट्रिक्स दे दें, एक्स दे दें, ए दे दें, जो भी दे। तो इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो है इस फॉर्म के हैं। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, जो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती है। और जो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती है ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लाइंस है ये वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। अमूदी लाइंस जो होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन हो, जो 90 के एंगल बना रही हो, तो वो हमारे पास वर्टिकल लाइंस कहलाती है। और जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो वो हमारे पास क्या हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को जो उर्दू में कहते हैं उफकी लाइंस, ठीक है। और जो अमूदी लाइन ये वाली जो है हमारे पास परपेंडिकुलर वाली जो होती है वो जो 90 के एंगल बनाती है उन्हें हम उफकी लाइन, अमूदी लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं इसमें, ये बहुत जरूरी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस का कंसेप्ट और एक वर्टिकल लाइंस का। किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती है और वर्टिकल लाइंस भी जरूर होती है। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास R1 है, ठीक है, रो 1 इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास R2 है, रो 2, ठीक है। इसी तरह जो वर्टिकल लाइंस होती है वो हमारे पास, उनको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। तो ये C1 कॉलम है, C1 कॉलम 1 है, और C2 मींस जो हमारे पास कॉलम 2 है। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है वो पता कर सकते हैं उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन से। अब हमारे पास रोज की मैं प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ कि रोज की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रोज कहलाती है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मौजूद होती है आर कॉल्ड रोज, तो वो हमारी रोज कहलाती है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं रोज का, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें कि इसकी एग्जांपल, क्योंकि जब आप पेपर में इसका डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके साथ उसकी एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। तो आप कोई एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, सी कोई एक मैट्रिक्स लिखें, ठीक है, 1 3 2 5 आप कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लें, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं जो हमारे पास है एक रो, ये है हमारे पास R1, आपने पेपर में भी इसी तरह ये बनाना है, और ये हमारी R2 है, ठीक है। तो हमारे पास ये है रो की डेफिनेशन रोज की और उसकी एग्जांपल। आपने पेपर में सेम इसी तरह इसी पैटर्न से अगर इसकी डेफिनेशन आ जाते हैं तो यही फॉलो करके आपने राइट करनी है, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन हमारे पास है किसकी, कॉलम्स की, कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में कैसे कॉलम्स जो है वो क्या होते हैं। तो कॉलम्स का आपको पता चल गया, लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है द नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कह सकते हो, सॉरी वर्टिकल, द वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मौजूद होती है आर कॉल्ड कॉलम्स, तो उनको नाम दिया जाता है कॉलम्स का, ठीक है। और इसी की एग्जाम्पल अगर देख लें तो हमारे पास एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल सेम इसी तरह वो जो आपने लिखी हुई है इसकी रो की, जो रोज की एग्जाम्पल लिखी है यही आप जो है आप लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास पहला ये कॉलम C1 है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जो हमारे पास है ये C2 है। कॉलम में हमारे पास 1 और 3 आ गया, और इसमें ये C1 है और C2 में
2 और हमारे पास 4 है। तो ये रोज और कॉलम्स की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अगली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं कालब का मर्तबा। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें हमारे पास रोज और कॉलम का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशन यही बनती है कि कितनी रोज मौजूद है एक मैट्रिक्स में और कितने कॉलम्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स दिया हो ए, तो वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं इसका ऑर्डर निकालना चाहूं तो वो हमारे पास कैसे होगा कि ऑर्डर ऑफ ए आपने लिखना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर मालूम करने हैं। नंबर 1 पर पहले आपने रोज लिखनी है। ठीक है, रोज और आगे बाय लिखना है, रोज बाय और फिर कॉलम्स लिखने हैं। तो अगर मैं इसकी रोज की बात करूं तो हमारे पास एक ये हमारे पास R1 है और ये इसकी R2 है। ठीक है, रो 1 और रो 2, तो मतलब इसमें 2 रोज है, एक है 1 2 3 और 4 5 6 ये दूसरी रो है। तो टोटल 2 रोज है इस मैट्रिक्स में। और कॉलम देखें तो 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब 2/3 इसका ऑर्डर है। और अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं, ये जो ऑर्डर क्या चीज होती है, ऑर्डर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कितने होते हैं वो उसको जाहिर करता है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स हैं। इनकी जगह पर ABCD ये हमारे पास अल्फाबेट भी हो सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कितनी तादाद में है वो हमारे पास ऑर्डर शो करता है। तो अगर बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर 2 × 3 तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो है 6 हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो आप काउंट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 6 है। ठीक है, तो ऑर्डर हमारे पास यही है। अगर मैं ऑर्डर की डेफिनेशन बता दूं तो हमारे पास ये डिपेंड करती है नंबर 1 रोज पर और नंबर 2 पर कॉलम पर। तो इन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बुक पर भी आसान लिखी हुई, अगर आप वो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन बनती है जो कतारों और कालमों की तादाद पर मर्तबे का तयन होता है। और इसको मैंने बता दिया कि उर्दू में क्या नाम दिया जाता है, मर्तबा। तो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर इंग्लिश में आप बता देते हैं, उर्दू में नहीं बताते। तो इसका उर्दू में जो हेडिंग है मर्तबा, कालब का मर्तबा। तो कालब का मर्तबा की डेफिनेशन क्या है, कतारों और कालमों की तादाद पर कालब के मर्तबे का तयन होता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है मर्तबा जो किस पर, रोज पर और कॉलम पर है, कतारों और कालमों की तादाद पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन आप बुक वाली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि मर्तबा निकालना है। जो गिवन मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका हमने मर्तबा फाइंड आउट करना है कि इनका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर मैं इसका ऑर्डर निकालना चाहूँ तो इसको उर्दू में मर्तबा कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर लिखना चाहें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर है, पहले मैंने बताया था कि रोज लिखनी है, फिर बाय लिखना, फिर कॉलम। तो इसमें रोज अगर देखें तो एक ये है हमारे पास, दूसरी ये है, टोटल रोज 2 है। तो 2 लिखना है, फिर आगे बाय लिखना है एंड नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स लिखने हैं। तो कॉलम देखो 1 2 हमारे पास, तो 2 हमारे पास इसमें कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर जो बन गया 2/2। और जो उर्दू वाले हैं हमारे पास वो लिखेंगे कालब जो ए का मर्तबा। ठीक है, उर्दू वाले जो है ये स्टेटमेंट लिखेंगे कालब ए का मर्तबा। तो आगे यही लिखना है 2/2 उन्होंने लिखना है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं वो आप लोगों ने बता देना, क्योंकि ये सेम रोज है और सेम ही कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका ऑर्डर जो ऑर्डर ऑफ सी है, ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स जो हमारे पास है, इसका ऑर्डर, इसमें रोज देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1 रो है और कॉलम 2 है हमारे पास। एक कॉलम ये है हमारे पास और दूसरा कॉलम ये है। तो 1 रो है तो पहले हम लिखेंगे 1 और आगे बाय लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कॉलम्स। तो इसमें 2 कॉलम्स है तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर बन गया 1/2। इसी तरह उर्दू में ये स्टेटमेंट लिखेंगे कालब सी का मर्तबा जो हमारे पास आ जाएगा 1/2। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर हमारे पास डी का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ
डी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू आ जाएगा। इसमें पहले रोज देखें तो हमारे पास है 1, R1 जो है हमारे पास है रो 1 हो गई, फिर 2 हो गई, ठीक है, और ये 3 रोज हैं, तो ये हमारे पास 3 आगे बाय लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स, तो इसमें सिर्फ 1 कॉलम है तो आगे आ जाएगा 3/1 हमारे पास इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर इसका कोई रिमेनिंग पार्ट है तो वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का है, तो इक्वल मैट्रिक्स की अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं की है, तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है वो पहले देख लेते हैं, उससे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत आसान हो जाएगा। तो इक्वल मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन देखें, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स को उर्दू में जो कहते हैं मसावी कालम, ठीक है। अगर इसकी बात कर लें उर्दू में तो ये हमारे पास हो जाएगा मसावी कालम। तो जो इक्वल होती है, एक चीज किसी के इक्वल नहीं होती, मतलब वो दो चीजें आपस में एक दूसरे की इक्वल हो सकती हैं, तो इसमें एक मैट्रिक्स की बात नहीं की जाएगी, दो मैट्रिक्स होंगे ए और बी, ठीक है। ए एंड बी टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ, यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होंगे इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स आर टू मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। अगर वो हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे, ठीक है, इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ, आगे कंडीशन आ जाएगी इफ की। इसकी दो प्रॉपर्टीज है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। नंबर 1 पर के हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। इनका क्या ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी जो वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पर ये जो हमारे पास कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मर्तबा, ऑर्डर मर्तबे को कहते हैं और ऑर्डर निकालना आप लोगों ने सीख लिया है कि ए और बी का मर्तबा या जो है ऑर्डर बराबर होगा, तो ये पहली कंडीशन इसकी होल्ड कर जाएगी इक्वल मैट्रिक्स की। दूसरी जो हमारे पास है कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग जो है एंट्रीज या एलिमेंट्स कह सकते हो, वो एलिमेंट्स जो है आमने सामने वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। हमारे पास दो मैट्रिक्स ए ले लें आप और दूसरा बी ले लें, उन दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, 2 3 -1 और ये हमारे पास 4 आ गया। और अगर मैं इसके इक्वल लिख दूं इसको, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक मैट्रिक्स 1 + 1, ठीक है, 4 -1 और -1 और 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि इनके जो है ऑर्डर भी सेम है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ये भी हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। इनके दूसरा जो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स या फिर आमने सामने वाले जो अरकान है या एलिमेंट्स है वो बराबर होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। 2 = 2 है, ये 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। उसके बाद 3 = 3 है, 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -1 के बराबर है और 4 के इक्वल है। तो आमने सामने वाले एलिमेंट्स भी सेम होना बहुत ज़रूरी है और इनका ऑर्डर भी बराबर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इक्वल मैट्रिक्स के लिए। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनकी दोनों ये प्रॉपर्टीज़ वो होल्ड करेंगे या सेटिस्फाइड करेंगे। नंबर 1 पर उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 पर उनका जो है ये एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है, अरकान है, वो भी सेम होने चाहिए दोनों तरफ। ये नहीं है कि ये सेम नहीं हो सकते, मे बी यहाँ पर A B भी लिखा जा सकता है, ये ना हो कि आप कहेंगे ये बराबर नहीं होंगे।
ए की वैल्यू अननोन है, ए की वैल्यू 2 हो सकती है, बी की वैल्यू 3 हो सकती है, तो ये ए बी आ जाए तो भी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और अगर ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो वो 2 आएगी, और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास 3 आएगी। क्रॉसपॉन्डिंग जो है यूज करते हुए प्रॉपर्टी को, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो आमने सामने वाले अरकान बराबर होंगे किसके जरिए? इक्वल मैट्रिक्स या फिर मसावी कालब के जरिए। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। अब हम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ गिवन मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, ए से जे तक हमारे पास ये सारे मैट्रिक्स है, और हमने बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स है या फिर मसावी है, एक दूसरे के बराबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट है, ए की अरकान है वो है सिर्फ 3। तो अगर मैं 3 को देखूं तो ये कुछ मैट्रिक्स ऐसे दिए हुए हैं, कुछ सॉल्वेबल है जिनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको अगर सॉल्व करें सी को, तो ये हमारे पास आ जाता है 5 - 2 जो है वो 3 आ जाता है। तो यहाँ पर 3 आ जाता है। सी और ए हमारे पास क्या है? वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो हमारे पास पहला जो इक्वल वाला बन रहा है वो ए इज इक्वल टू किसके है? सी के। ठीक है, दूसरा अगर मैं बी को देखूं, बी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 और 5। 3 और 5 को अगर हम देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ 3 5 3, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज है। बच्चे जो है इसको और इसको एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसके हमारे पास 3 पहले है और इसमें 5 पहले, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। इसके इक्वल अगर हम देखें तो हमारे पास आई है 3 और 3 + 2 5 हो जाते हैं। अगर उसको सॉल्व करें तो हमारे पास, तो दूसरा जो हमारे पास बन जाता है दूसरा क्वेश्चन, उसमें हमारे पास है कौन से? b इज इक्वल टू हो जाएगा आई के। ठीक है, b इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट हमारे पास है अगला सी वाला, अगर सी वाला ही हो गया, और डी देखते हैं। डी हमारे पास है 5 3। 5 3 हमारे पास अगर सॉल्वेबल है तो कोई 5 3 किसी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास ई वाला। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट ऐसे कह लो कि क्वेश्चन बन जाएगा कि ई हमारे पास इक्वल है। ई के बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे तो वो हमारे पास एच वाला है। ठीक है, E और H एक दूसरे के सेम एलिमेंट्स है, 4 0 6 2 दोनों में है, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू H आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है अगला जो है, अगला हम देखें तो हमारे पास F और G एक दूसरे के बराबर है। देखें ये 2 है, ये 6 है। 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 3 + 3 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास F और G एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। F इज इक्वल टू जी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आपस में मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल थे, और ये हमारे पास एक रिमेनिंग मैट्रिक्स बच गया, कौन सा? जे वाला। तो 2 + 2 हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास आ जाएगा 0, और ये हमारे पास 6, और ये हमारे पास है 2 0। ठीक है, तो हमारे पास ये भी ई वाली कैटेगरी में आता है, मतलब जे ई और हमारे पास एच है, ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इसके इक्वल जो है जे बी, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताना था कि ये मैट्रिक्स कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा, और ये ऐसे कह लो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस पर फोकस जरूर करना और इसको समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें से फाइंड करनी है ए बी सी और डी की वैल्यूज। ये हमारे पास ए बी सी डी अननोन वैल्यूज है, इनको फाइंड आउट करना है, और फिर इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे, और उससे पता चलेगा कि ये वाकई एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसमें यूज करूं, कुछ बच्चे जो है ना ये वैल्यू बना देते हैं कि ये हमारे पास जो किसके इक्वल है? a + c 0 के इक्वल है, और a + 2b 7 के इक्वल है। इसी तरह c - जो है 1 3 के इक्वल है, और 4d - 6 2d के इक्वल है। तो पहले जो है हमारे पास ये वैल्यूज ऊपर वाली लिखने के बजाय मैं आपको कहूंगा कि नीचे वाली 2 वैल्यूज बनाएं। जैसे मैं कहता हूं कि c - 1 किसके बराबर है? हमारे पास 3 के। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर c की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास है, ये 1 उधर चला जाएगा, तो 3 वैसे के वैसे, ये -1 है ना, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें
तो यहां से हमारे पास दोनों को प्लस करने के बाद 4, तो सी का आंसर आ गया हमारे पास 4। इसी तरह हम दूसरी जो वैल्यू यूज कर सकते हैं वो हमारे पास है 4d, ठीक है, 4d माइनस 6। इसके सामने वाला जो एलिमेंट बनेगा 4d माइनस 6 किसके इक्वल हो सकता है, वो हमारे पास है 2d के इक्वल होगा। यहां से हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम टर्म्स जो है, ये 4d है और ये 2d है, तो इनको एक तरफ कर देना और दूसरी जो वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाना। ये 2d इस तरफ ले आओ तो हमारे पास 4d माइनस 2d और इज इक्वल टू आ जाएगी ये 6 इधर माइनस का, दूसरी तरफ हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों सेम नंबर्स है, एक 4 वैल्यू है एक 2 वैल्यू है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो 2d का मिल जाएगा, ठीक है। 2d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 6, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ये d फाइंड आउट करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 6 डिवाइडेड बाय 2, और 6 डिवाइडेड बाय 2 जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास d का जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू निकाली है नंबर 1 पर c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर ली है। अब हमने a और b फाइंड आउट करना है। अगर हम पहली वैल्यू को यूज करें, कौन सी, यहां से देखो कि a प्लस सी है, a प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, मतलब इनको 4 इक्वेशन का नाम दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई इक्वेशन का नाम नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप फिर भी दे सकते हैं कि इसको नाम 1 दे दें, जरूरी नहीं है कि ये 3 रखें। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी और ये हम 3 टाइप बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई है। अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, हमें c फाइंड आउट की हुई है, तो c रिप्लेस करो तो a प्लस हमारे पास आ जाएगा, c की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास ये 4 दूसरी तरफ लेके जाना है और 4 इधर प्लस का, दूसरी तरफ हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमने फाइंड आउट करनी है b की वैल्यू, तो ये यूज करेंगे हम, कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये 4 वाली, a प्लस 2b इज इक्वल टू, a प्लस 2b इज इक्वल टू हमारे पास है -7, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसमें हमने a की वैल्यू रिप्लेस, b फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, इसमें रिप्लेस करो तो a की जगह पर वैल्यू हमारे पास -4 प्लस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा -7, ठीक है। अब b फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करने के लिए ये 4 दूसरी तरफ ले जाओ तो ये 2b इज इक्वल टू हमारे पास -7 और ये -4 है, दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, -7 थोड़ा साइन जो है बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू छोटी है, उसमें से 4 प्लस के सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से आंसर जो बचेगा हमारे पास इसका 2b इज इक्वल टू -3 बचेगा, क्योंकि 7 बड़ी वैल्यू थी, उसमें से 4 प्लस के सब्ट्रैक्ट कर दिया है। उसके बाद b फाइंड आउट करना है, 2b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, जो चीज b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो -3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये है हमारे पास b की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है a b c की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग जो है इसमें जो स्टार्टिंग वाले बच्चे जो यूज करते हैं ना, इक्वेशन 1 2 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसका 2 का, और ये 3, फिर ये 4 हो जाती है। तो इस तरह ये जो है ना फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि अब पुटिंग किस में करनी है और कैसे सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बेहतर मशवरा ये दूंगा कि ये जो हमारे पास लास्ट वाली 2 है, एक इक्वेशन ये सॉल्व करें पहले और फिर ये सॉल्व करें, इन दोनों से 2 डायरेक्ट जो वैल्यूज आनी है वो फाइंड आउट हो जाएगी, उसके बाद आप ऊपर वाली 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर ले, इस तरह इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने ये a b c और d की 4 वैल्यूज फाइंड आउट की है, अगर इस क्वेश्चन में जहां पर भी a b c d है वहां पर वो वैल्यू रिप्लेस करते ये वाली वैल्यूज, तो यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के सेम हो जाएंगे, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आमने सामने वाले कान 0 0 के इक्वल हो जाएगा, -7 -7 के इक्वल हो जाएगा, 3 3 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद डी की वैल्यू हमारे पास है
डी की वैल्यू 3 है तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया इसको इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह की जो है मेरी वीडियोस वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।